आप अपनी फैमिली के लिए पहली कार लेना चाह रहे हो और दिल अटक रहा है, एक इलेक्ट्रिक कार ले लो। और टाटा हमारी जो है वो हिंदुस्तानी कंपनी है, हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो आज ये टाटा की पंच ईवी मेरे पास है। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस कार के बारे में नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा कि खरीद कैसे सकते हो उसको 6,70,000 रुपए में, बात सर्विस क्या है, चलने में कैसी कार है, ये अच्छी है, बुरी है, या फिर इसके अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंप्रूव हो जाने चाहिए थे। उसके लिए पूरा वीडियो देखना है। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था ना तो 100% बैटरी थी इस कार में, 302 यानी कि 302 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। अब अगर क्लस्टर में देखोगे तो 213 यानी कि 213 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है 68% बैटरी। ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। सबसे पहले बेस मॉडल की बात करते हैं। स्मार्ट करके बेस मॉडल है और एक है स्मार्ट प्लस। जो स्मार्ट वाला वेरिएंट है उसमें 30 किलोवाट आवर वाली बैटरी मिलेगी सिर्फ। जो सेकंड बेस है वो है स्मार्ट प्लस, जिसके अंदर आपको कुछ फीचर्स ज्यादा मिल जाएंगे और 30 किलोवाट आवर वाली बैटरी का भी ऑप्शन है, 40 किलोवाट आवर वाली बैटरी का भी ऑप्शन है। अब आप इसी कार का बेस मॉडल और या कोई सा भी मॉडल बहुत ही कम पैसों में ले सकते हो, बिकॉज ये बात सर्विस के साथ में आती है, यानी कि बैटरी एज अ सर्विस। बट बैटरी एज अ सर्विस क्या है, एक बार समझ लेते हैं। जब आप पेट्रोल कार लेने जाते हैं तो पूरी की पूरी कार लेते हैं, यानी कि पूरी कार या तो कैश में लेते हैं या फिर किसी बैंक से फाइनेंस करवाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स थोड़ी सी महंगी होती हैं पेट्रोल कार से, इसी वजह से लोगों को एक फैसिलिटी दी जाती है कि अप फ्रंट कॉस्ट जो है वो कम दो, मतलब आप थोड़ा सा पैसा दो सिर्फ कार के लिए, बैटरी को फाइनेंस करा लो। उसकी को बोलते हैं बैटरी एज अ सर्विस। अब ये बैटरी एज अ सर्विस क्या है कि जो बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है बैटरी का कॉस्ट है 3-3.5 लाख रुपए। अब 3-3.5 लाख रुपए किसी बैंक ने आपको ये जो है बैटरी फाइनेंस कर दी। अब इस पे आपने 5 साल की EMI बनवाई, सोचो कि 6,000 रुपए के आसपास आ गई। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान जो ये इस कार को खरीदना चाह रहा है वो 40 से 60 किलोमीटर चलता है पर डे में। अब 60 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम इसको 30 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1800 किलोमीटर बनते हैं। अब वो 6,000 वाली जो EMI आपकी आ रही है 6,400 समथिंग, उसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 1800 किलोमीटर से, तब आपकी जो कॉस्ट है वो 3 रुपया 2 पैसा ऐसे करके कॉस्ट आ जाएगी। तो ये वो कॉस्ट होती है। कोई भी GPS सिस्टम या फिर जो लोग समझते थे ऐसा कि सर्विस पे जाएंगे तो किलोमीटर हमारे जो है कैलकुलेट होंगे, उसके बाद हमारा बिल बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना ही इसके अंदर कोई GPS लगा हुआ है कि कंपनी को पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने किलोमीटर चल रहे हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक गिमिक है कि बैंक ने आपको जितना लोन देना था दे दिया, आपकी पास गाड़ी आ गई, अब आपकी जो EMI है बस उसमें से ही आप जो है उसको डिवाइड कर लो और आपके किलोमीटर पर जो है आपका चार्ज बास यानी कि सर्विस वो कंप्लीट हो जाती है। बट अगर इस कार की बात करूं तो इस कार में मुझे लगा कि भाई बहुत सारी एडवांटेज हैं, बिकॉज ऑफ एक नया EV बायर क्या चाहिए उसको, एक तो चाहिए भैया भरोसा कार कंपनीज। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो नेक्सॉन वगैरह थी EVs, उनकी बैटरीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब ये ना आर्किटेक्चर चेंज कर दिया इन्होंने। पहली बात बताता हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, जो कि है यहाँ पे ये हुड देख रहे हो, इसके अंदर ये वाला कंपार्टमेंट देख रहे हो, नीचे जो लगा हुआ ये देख रहे हो, इसको सैंडविच एक टाइप का आप बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक सैंडविच है। इसके अंदर 6 टाइप ऑफ जो अलग अलग मॉड्यूल होते थे उनको कंप्रेस करके 1 मॉड्यूल कर दिया है। एक बार ये दोबारा दिखाओ। इससे क्या हुआ कि वेट शेड हो गया, इससे क्या हुआ कि माइलेज ज़्यादा मिल गई है, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ गई है इस कार के अंदर। अब जो हम बाहर वाली गाड़ियाँ देखते थे ना कि भाई इतनी लाइट वेट कैसे हैं, वो इतने छोटा मॉड्यूल कैसा है, क्योंकि पहले टाटा कंपनी क्या कर रही थी कि सारी चीज़ें अलग अलग रखती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया उसके अंदर, कूलिंग सिस्टम हो गया उसके अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए उसके अंदर, पावर लाइन्स हो गए उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें और भी थी। जैसे कि जो मेन जो कंट्रोल यूनिट होते हैं इसको दिमाग बोलते हैं। एक तो BMS भी हो गया जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक हो गया व्हीकल कंट्रोल यूनिट, तो वो भी कंट्रोल यूनिट सारी यूनिट जो है सैंडविच करके एक यूनिट में लिया है। साइज भी छोटा हो गया, वेट भी कम हो गया, एफिशिएंसी भी बढ़ गई। देखो यहाँ से ये कार चार्ज होगी, इसके अंदर हाई पावर चार्जर और अपना घर वाला चार्जर या फिर अपना जो ट्रैवल चार्जर होता है वो भी आप यहीं से ही लगा सकते हो। फ्रंट से ही चार्जिंग है तो कोई इशू नहीं है। इसके साथ कुछ इस टाइप का ये चार्जर मिलता है, 15 एम्प के सॉकेट में लगेगा। ये है इसकी गन, जो मैंने अभी आपको सॉकेट दिखाया, ये गन जाएगी उसके अंदर और ये चार्जर चार्ज करेगा आराम से 8-9 घंटे, 10 घंटे लगा लो अगर आपको 0 से स्टार्ट करना है या फिर उससे भी ज़्यादा। कुछ इस टाइप का ये चार्जर दिखता है जिसके अंदर यहाँ पे ये कुछ लाइट्स हैं जिससे कि ये टेस्टिंग वगैरह करेगा, जैसे भी इसके अंदर करंट इसको मिल रहा होगा। एक यहाँ पे बटन भी है और पीछे से इसका अगर आप पढ़ सको तो ये है इसकी सारी डिटेल, आउटपुट एंड कलर, टेम्परेचर एंड वोल्टेज की। और उस चार्जर को रखने के लिए यहाँ पे स्पेस मिलता है जिसको कि फ्रंक बोलते हैं। अगर इसके अंदर कुछ हैवी सामान रख लोगे ना तो थोड़ा सा फ्लिमजी है ये, तो हो सकता है कि इधर उधर भी चले जाए, बट ये जगह स्पेसिफिकली एक EV कार में
चार्जर रखने के लिए होती है। ये है इसका हुड। हुड के अंदर क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS का मोटर है, नीचे सैंडविच है जो मैंने आपको दिखाया। इस तरफ क्या है, ऑक्सिलरी बैटरी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने के लिए, फ्यूज बॉक्स हो गया, दैट्स इट, कनेक्टर्स वगैरह है, बाकी सारा मैकेनिज्म नीचे की तरफ ही दिखेगा। तो इससे क्या है कि ये कार मेंटेनेंस में ना लो हो जाएगी, बिल्कुल सीरियसली बताओ। और जब कोई कार मेंटेनेंस में लो हो जाती है तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा कैपेबल होती है हिंदुस्तानियों के, बिकॉज हिंदुस्तानियों को ज़्यादा महंगी मेंटेनेंस पसंद नहीं है। बहुत सारे वीडियोस में आप लोग ये देख चुके होंगे कि इस कार का डिजाइन कैसा है, लाइट्स कैसी है, DRL कैसे है, LED यहाँ पे प्रोजेक्टर है, ये जो इसकी जो ये है ये यहाँ पे ग्रे कलर की है, ब्लैक कलर की नहीं है। तो आज ये वीडियो उसके लिए है ही नहीं भैया, मैं नहीं बना रहा आज ये वीडियो। आज मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ छोटा छोटा सा कि चल यार ठीक है, टॉप मॉडल है 17 इंचेस के, ये डायमंड कट, यहाँ पे अलॉय व्हील है, यहाँ पे 190 to 195 अनलेडन, यहाँ पे ये ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, एक स्पेस वहाँ पे मिलता है और एक स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, 360 कैमरा का सपोर्ट है, काफी सारे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक लगेज हमने यहाँ पे रख रखा है, सीट आगे करोगे तो और ज़्यादा स्टोरेज मिल जाएगी, इसके नीचे करोगे तो यहाँ पे जो है टूल्स बॉक्स और काफ़ी और भी चीज़ें हिडन छोटी मोटी रख सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली आज हम इसको लेके चलेंगे साउथ में, कोची में ड्राइव पे। चलो चलते हैं, देखते हैं कार चलती कैसे है। इस कार में बैठते के साथ ही ना आपको ये फील होगा कि कार साइलेंट है, इंसुलेशन है अंदर, जो बाहर का साउंड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, आ रहा है साउंड, मेरे कानों में आ रहा है। बिकॉज EV है तो शांत है, कुछ ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी इंसुलेशन और होनी चाहिए थी कैबिन के अंदर, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक कार है, इस कार के ऑनर को हमेशा शांति पसंद होगी। इस प्राइस पॉइंट पे एक फील इन फैक्टर है, इसमें ग्रेइश सा कर रखा है तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। जिस टाइप का इसका ये इंटीरियर है तो थोड़ा ऐसा टाइल जैसा है, ग्रे फिनिश है, थोड़ा सा ना ऐसा नहीं दिया कि ब्लैक दे दिया, ग्रे दिया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा प्रीमियमनेस लग रही है। अब ये जो है इसकी इतनी बड़ी सी स्क्रीन, इसके अंदर है तो सही सारी कनेक्टिविटी फीचर्स, लेकिन नीचे देखोगे तो ये वाईफाई डोंगल लगा रखा है। तो ये कनेक्टेड कार तो है बट 100% कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज जो 100% कनेक्टेड होती है उसके अंदर जो इंटरनेट होता है वो सिम लगा दी जाती है अंदर ही और उसका फिर बिल आता है आपका। बाकी स्टोरेज इसमें छोटी सी स्टोरेज यहाँ पे मिल जाती है। आर्मरेस्ट भी बहुत टाइनी है, बहुत छोटा सा है, 2 कप होल्डर, यहाँ पे ये पार्किंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और हाँ जो इसका ड्राइव सेलेक्टर है वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। बाकी वायरलेस चार्जिंग, 12 वोल्ट सॉकेट, 65 वॉट का यहाँ पे ये चार्जर मिल जाता है टाइप सी। यार इसके जो AC है ना वो इस बारी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे ना साइंस लगा दी है टाटा ने। जो रेफ्रिजरेंट ये कूलेंट के तौर पे काम, बैटरी को ठंडा करने के लिए जो यूज़ ले रहे हैं ना, वही रेफ्रिजरेंट ये कैबिन को ठंडा करने में काम ले रहे हैं। इन्होंने जो मैकेनिकल वॉल्व होता था वो वॉल्व हटा दिया है, उसकी जगह इलेक्ट्रिक वॉल्व सिस्टम ले आए हैं, जिसकी वजह से जो EVs पहले गर्म हो जाती थी तो कैबिन को ठंडा नहीं करती थी, पहले बैटरीज को ठंडा करती थी। अब ये कैबिन को भी ठंडा करेगी और बैटरीज को भी ठंडा करेगी। हम तपती गर्मी में इसको खड़ा करके छोड़ दिया स्टार्ट बहुत टाइम से, सोचो ना कितना सारा मैंने इसको चला लिया अभी, तो इसने तब भी मेरे को ऐसा फील कराया कि AC की कूलिंग कम हो गई है या फिर AC बंद हो गया। अब इस कार के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। अब EV में सबसे अच्छी खासियत क्या है कि जैसे ही आप इसको थ्रॉटल छोड़ोगे ना तो बहुत ही स्मूथली उठती हैं ये गाड़ियाँ। इलेक्ट्रिक है तो मोटर के वाइज ऐसे उठती हैं, इंजन होता तो उसमें खड़खड़ खड़खड़ होती, कुछ पता चलता आपको, वाइब्रेशन क्रिएट होती। अब अगर मैं इसकी पावर की बात करूँ तो 127 bhp क्रैक कर देती है एंड 157 Nm ऑफ टॉर्क। अब अगर इतनी पावर ये क्रैक कर रही है और वो भी इसका 40 kWh वाला वेरिएंट, अगर आप लोगे ना इस कार को तो 40 kWh वाला वेरिएंट लो, चाहे ना चाहे आपको 300 किलोमीटर की माइलेज ये कार देगी। लेकिन अगर 30 kWh वाला लोगे तो भाई उसके अंदर देखो माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी, फिर आपकी वही है 200-220 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। 300 किलोमीटर की मिनिमम रेंज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट के आपको बता रहा हूँ। देखो स्टीयरिंग इसका इलेक्ट्रिक है और स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ स्टीयरिंग है इसका। इलेक्ट्रिक है उसकी वजह से अच्छी इसके अंदर है, पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन जब आप इसको टाइटली टर्न लोगे वहाँ पे इसके अंदर एक हल्की सी वाइब्रेशन है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगी, तो उससे कोई मतलब नहीं करता। अब अगर मैं इसका स्टीयरिंग को एडजस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके ये टिल्ट एडजस्ट कर सकता हूँ, इसके अंदर टेलीस्कोपिक वाला नहीं है। एक मेरे को लगता है कि इस सेगमेंट में है 12 लाख रुपए, 11 लाख रुपए या सस्ते वाले सेगमेंट में भी पीछे वाले लोगों को AC वेंट नहीं दिए, एक वो मुझे लगता है। बट एक एडवांटेज है कि भाई यार ड्राइवर स्पेसिफिक एक कार बनाई है, ड्राइवर्स कार बेसिकली, तो यहाँ पे आपको इतना बढ़िया सा ये सनरूफ मिल जाता है, सिंगल पैन है, काफ़ी अच्छा रूमी सा लगता है, बड़ा सा है, एरी है, हो जाएगी कार जब आप इसको ओपन करोगे। और
साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, ठीक ठाक सा साइज है। और इसको शटर कर दो तो यहाँ पे आ जाती है फिर शैडो पूरी पूरी। अब इस कार का वेट जो है वो नॉर्मल पंच से ज़्यादा है। ऑब्वियस है कि इसके अंदर बैटरीज आ गई हैं। मोटर का वेट तो चलो ठीक है, इंजन से कम ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि जो मोटर इन्होंने वो कॉम्पैक्ट कर दिया, बट बैटरी का वेट तो है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार की अच्छी है, लेकिन कुछ हद में ये जो कार है ये आगे से ऐसे होती है जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिनेरियोस के अंदर नहीं है, कम ही सिनेरियोस हैं जब आप चढ़ा रहे हो, उतार रहे हो, और चढ़ाते हो उतारते हुए जब आप कार को मोड़ोगे वहाँ पे। बाकी अब देखो मैं इसका थ्रॉटल दूंगा। अब ये दिखाओ क्लस्टर, जो क्लस्टर में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो है यहाँ पे। ये जो देख रहे हो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बता रहा है मुझे कि अभी मेरी बैटरी चार्ज होगी। अब जब ये रेड कलर का आप देख रहे हो ना साइन, तो यहाँ से ये पावर जा रही है बैटरी में से मोटर की तरफ, फ्रंट व्हील में जा रही है। अब जब मैंने ब्रेक छोड़ दी है, मतलब मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया, और जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो देखना कि ब्लू कलर का हो जाएगा। अभी मैं इसको स्पीड देता हूँ और यहाँ से इसको मैं ऐसे करके छोड़ दिया, तो अब आपकी जो बैटरीज हैं वो चार्ज हो रही हैं। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। अब रीजनरेशन कैसे होता है कि जब गाड़ी चल रही है तो बैटरी से पावर आ रही है, ऑब्वियस है, मोटर में जा रही है। जब आपने थ्रॉटल छोड़ा तो जो मोटर है वो एज अ जनरेटर काम करती है, घूमती हैं, उस एनर्जी से बिजली बनती है और वो आपकी मोटर में जाती है। अगर आपका रन ऐसा है कि आपका हाईवे ही पड़ता है, आप इलेक्ट्रिक कार मत लेना, जितनी चार्ज करोगे उतनी चलेगी। लेकिन अगर आप सिटी में इसको चलाओ जहाँ पे कि ट्रैफिक होगा, ब्रेक करोगे रुकोगे चलोगे, ब्रेक करोगे रुकोगे चलोगे, वहाँ पे ये कार आपको बहुत अच्छी माइलेज दे सकती है। ये एक फैक्टर होता है ईवी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन्स के साथ। अब ये जो इसका स्टीयरिंग है ना सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हुए। यहाँ पे ये जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड कंट्रोल, आपका जो फोन वगैरह उठाओगे, और यहाँ पे है क्रूज कंट्रोल और उसका मेन्यू। अब ये जो मेन्यू का बटन है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखना ये मेन्यू यहाँ से चेंज हो जाता है, ऐसे ऐसा करके इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसको और चेंज करूंगा तो नेविगेशन पे आ गया, फिर ये नोटिफिकेशन पे आ गया, एनर्जी इन्फो पे आ गया। उसके बाद ही यहाँ पे ये है क्रूज कंट्रोल। जैसे ही मैं क्रूज एक्टिव करता हूँ तो अपने रेडी मोड पे आ जाता है। अब क्रूज डिटेक्ट करेगा और मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँ। अब मैं जैसे इसको 51 पे सेट कर दूँ, अपने आप चलेगी। हाँ, इसके अंदर कोई एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, स्टैटिक ही क्रूज कंट्रोल है, बिकॉज एडास वगैरह फीचर्स इसके अंदर नहीं दिया, और बढ़िया अच्छा ही किया कि नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी जो पैसे हैं वो थोड़े से कम हो गए। यहीं से मैं इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, ऐसे करके बढ़ाई और ये भागना शुरू कर देगी। ये सही है। अगर आपको ज़्यादा माइलेज निकालनी है किसी भी कार से, चाहे वो पेट्रोल इंजन वाली हो, डीजल इंजन वाली हो या फिर इलेक्ट्रिक कार हो, तो आप ये क्रूज कंट्रोल एक्टिव करके कार चलाओ। कार अपने आप को खुद ही समझती रहती है कि उसको कब क्या करना है, कि कब स्पीड स्लो करनी है। और पीछे जो यहाँ पे देखोगे तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए है, ये है प्लस, इस तरफ ये जो पैडल शिफ्टर दे रखे हैं, और इस तरफ है माइनस। बाकी यहाँ पे हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल, यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल। तो कंट्रोल्स वगैरह में कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो स्टीयरिंग है वो भी सेम टू सेम ही है, ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है इसमें। बेसिक चीज़ें जैसे कि ट्रिप इंफॉर्मेशन, यहाँ पे व्हीकल इन्फो आ गई और TPMS आ गया, चार्जिंग स्टैट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें तो आजकल हर एक उसमें होनी ही चाहिए, और होती भी हैं, और इसमें भी होनी चाहिए, बिकॉज टाटा है, कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें दे सकता है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है? कैबिन नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे। मेरे को लगा इस कार का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफर कर दिया गया है, बिकॉज बैटरीज का वेट इसके अंदर ऐड हो गया है, तो जो नॉर्मल पंच है उससे और इसमें वेट ज़्यादा है, इस वजह से जो सस्पेंशन उसको हल्का सा स्टिफर किया गया है पीछे वाली, जिसकी वजह से कार टटक 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 होती है। यहाँ पे ब्रेक, अब टाटा की जैसे हमने जब वो चलाई सिएरा, और अब ये मैं पंच चला रहा हूँ, तो ये जो ब्रेक का जो रेशियो है ना ये बहुत स्पॉन्जी है। मैं ब्रेक करना चाहूँगा ना, यहाँ पे एकदम से नहीं रुकेगी कार, तो रुकेगी, मेरे को प्रेस करना पड़ेगा ज़्यादा। अगर जो लोग टाटा की कार चलाते हैं उनको पता होगा कि ये वाला जो सीन है वो उनके लिए परफेक्ट है, बट हम जैसे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ब्रेक के अंदर एक्यूरेसी और होनी चाहिए थी। ये जो स्क्रीन है इस तरफ देख रहे हो, यहाँ पे मैं जैसे ही इसमें जाऊँगा तो यहाँ पे ये टाटा मोटर्स का आ जाता है। इसके अंदर वही है सारा इंटरफेस जो कि टाटा की सारी गाड़ियों में है। मेन्यू पे जाओगे तो यहाँ पे छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस वगैरह आ जाती हैं, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ की इसके अंदर अच्छी बात है, मेरा जो एप्पल कार प्ले है ना वो विदाउट एनी लैग, ऐसा कुछ भी लैग नहीं आया इसमें अभी तक कि मेरे को ऐसा फील हो या फिर कुछ भी हो। इसके जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है काफ़ी अच्छे से स्मूथली चल रही है। मेरी ड्राइव ओवर हो गई है, बट अपने कंक्लूजन से पहले एक चीज़ दिखा दूं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 169 किलोमीटर्स की रेंज बची है एंड 57% बैटरी है अभी। एक आम आदमी की इलेक्ट्रिक कार बोलें इसको या फिर ऐसी बोलें कि कंपनी ने जो बोला है वो दिया है, बिकॉज यार यहाँ पे पीछे भी काफ़ी अच्छी खासी जगह मिल जाती है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करने में। और सोचो कि कार अगर ऐसी है अफोर्डेबल,
आपको कोई टेंशन भी नहीं लेनी और मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं देने। अच्छा ये मटेरियल अंदर से मिल रहा है, कार दिखने में सुंदर है, चारों तरफ से स्टोरेज स्पेसेस है हर जगह। यहाँ पे लेग रूम भी है ठीक, जबकि ये सीट्स बिल्कुल पीछे की तरफ की हुई है, यहाँ पे बॉटल्स भी रखी हुई हैं। जब यहाँ पे भी है मेरे पास में स्पेस, हेडरूम भी है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। पंच एक छोटी कार है तो छोटा सा ही स्पेस मिलता है इसके अंदर। पीछे बैठने वाले लोगों के लिए आर्मरेस्ट वगैरह जैसी फैसिलिटी है, बट उसमें भी यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था ना कि इसके अंदर रेयर एयर वेंट्स भी नहीं है, एसी वेंट्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। ऐसी यहाँ पे कप होल्डर नहीं है। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि अगर कंपनी इन सब चीज़ों को हटा के कॉस्ट कटिंग कर रही है तो कितने रुपए बचा लेगी? 1000 2000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, है ना। छोटा सा एक प्लास्टिक का पार्टी तो होता है, लगा देना चाहिए, बोलने का मौका नहीं देना चाहिए हम जैसे लोगों को कि हम लोग उसमें कमियां निकालें। लेकिन ओवरऑल ये कार को अगर नंबर दिए जाए तो इस कार के नंबर होंगे 8.5 आउट ऑफ 10। 8.5 नंबर लेती है ये कार, इतनी अच्छी लगी मुझे इस प्राइस ब्रैकेट में, इस रेंज में। और हाँ, जो रेंज एंजाइटी होती है कि यार कितना किलोमीटर चला लूंगा, घर पहुंच जाऊंगा नहीं पहुंच जाऊंगा, भाई 300 किलोमीटर की रेंज दे रही है ये, सीरियसली दे रही है इतनी। अभी मैंने आपको दिखाया ना 59 बैटरी अभी बची है मेरे पास में, 170 किलोमीटर बचे में। अब सोचो 170 को प्लस कर लो तो, या फिर 150 प्लस कर लो, तब भी मतलब बहुत अच्छा वाला रेंज ये हमें मिल रही है। प्रैक्टिकल रेंज जो है इसकी, जिसके अंदर आप इसका एसी ऑन करके चला रहे हो, भगा रहे हो, दौड़ा रहे हो, ब्रेक मार रहे हो, खड़ी करके रख रहे हो। अगर आप इसको बास के थ्रू लेते हो और वही कीमत देते हो कि 6.5 लाख 7 लाख रुपए कितना कार ले ली, बढ़िया है, ले लेना। अगर बास के साथ नहीं लेते तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी में ही कि बास सर्विस एक्चुअल में है क्या। अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ मेरे ही चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में, सुबह से निकले में, अब देखो शाम हो रही है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।